गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। सभी मित्र आ जाए भैया, अपनी बातचीत शुरू करें। आपके नवंबर एग्जामिनेशन के लिए पीवाईक्यूज पर डिस्कशन हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर मैं लगातार आपसे बातचीत कर रहा हूं, मुलाकात आपसे हो रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो मई में क्वेश्चंस पूछे गए थे, मई 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था जेआईबी का, उसमें जो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका डिस्कशन किया था। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी हमें अपने सोर्सेज से जो पता चला इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जाम एनालिसिस के दौरान जो बैंकर्स ने बताया, उन सारे क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। लेकिन अब चूंकि आप जब भी एग्जाम देके निकलते हैं तो आपको क्वेश्चंस याद होते हैं, आपको ऑप्शंस याद नहीं होते। 4 के 4 ऑप्शंस के साथ आप क्वेश्चन नहीं याद रख सकते। तो जो भी क्वेश्चंस हमें बैंकर्स ने बताया, सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, या हमारे अपने सोर्सेज से जो क्वेश्चंस पता चले, वो सारे शामिल किए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत इत्मीनान से समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि जेआईबी में आपके क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस साल के भी रिपीट होते हैं, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन भी फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट में, सेकंड का, थर्ड में, इस तरीके से उस दिन के क्वेश्चंस भी बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत होता है, तो इसलिए भी पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पर तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी, इसलिए भी पीवाईक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको यह भी पता चल जाता है कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा कवर किए जा रहे हैं। तो अभी तक मेरी जो पिछली 3 मुलाकातें हुई हैं, इसके पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं पीवाईक्यूज के, वो तीनों पार्ट मई 2025 के जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर था। आज मैं आपसे बात करूंगा इसके उसके पहले वाला जो पेपर था, यानी जो अक्टूबर नवंबर में पेपर हुआ था 2024 में, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो पार्ट 4 है पीवाईक्यू का, इसमें अक्टूबर नवंबर 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके पीवाईक्यूज का डिस्कशन हो रहा है। इत्मीनान से आंसर करते चलिएगा। क्लियर है? जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहां पर रखे गए हैं, और मेरी कोशिश इसमें यह भी थी कि अगर उस क्वेश्चन को बनाते समय उस पर कोई नया क्वेश्चन बन पा रहा है तो वो भी आपके सामने बना के रखा जाए, ताकि उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आपके तैयार होते रहे। तो वैसे सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज पर ही हैं। चलिए आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड ऑफ अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी पीपीएफ अकाउंट एज पर द करंट पीपीएफ स्कीम। ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, मतलब यही लगभग क्वेश्चन ही यही था, फ्रेमिंग ही उसकी बिल्कुल यही थी। तो आपको बताना है कि पीपीएफ का लॉक इन पीरियड कितना होता है। क्लियर है? लॉक इन पीरियड 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, या 20 साल का है। आप लोग आंसर भी करते चले। क्लियर है? और पीपीएफ अकाउंट भले ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी बैंकिंग लाइफ में रोज इसको यूज करते हैं, लेकिन इसको आपको तैयार करके जाना है। पीपीएफ पर, ईपीएफ पर, एनपीएस पर हर साल सवाल पूछा जा रहा है। मैं हर रोज आपसे कह रहा हूं कि पेंशन प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसको जरूर आपको तैयार करके जाना है। तो पीपीएफ का लॉक इन पीरियड कितना होता है? पीपीएफ का जो इनिशियल लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल होता है। सी ऑप्शन आप में से जिन्होंने भी किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, 15 साल है। दूसरा है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन अ पीपीएफ अकाउंट इन वन फाइनेंशियल ईयर एज पर रूल इफेक्टिव 2024। तो भैया आपको ये बताना है कि एक पीपीएफ, मतलब पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। 1 लाख है, 1,20,000 है, 1,50,000 या 2 लाख रुपए है। तो कितना आप पीपीएफ अकाउंट में मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। पीपीएफ पर वैसे 2 क्वेश्चन बना था। अब मुझे बैंकर्स एक ही क्वेश्चन बता पाए थे कि सर पीपीएफ का लॉक इन पीरियड पूछा गया था। 2 क्वेश्चन वैसे थे, तो 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये रखा गया है। पीपीएफ पे मैं आपको बाकी बातें भी बताता चल रहा हूं, तब तक आप इसका आंसर करिए। देखिए, पीपीएफ पर मिनिमम 500 या 500 के मल्टीपल पर आप जमा कर सकते हैं। तो 500, 1000 इस तरीके से आप जमा कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक बार में लमसम भी जमा कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास होता है। लेकिन मैक्सिमम आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1,50,000 जमा कर सकते हैं। तो यहां पर आपका जो सी आंसर होगा वो दुरुस्त आंसर होगा। अभी 1,50,000 मैक्सिमम लिमिट है पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट भी करने की, और आपका जो टैक्स बेनिफिट मिलता है पीपीएफ अकाउंट पे वो भी 1.5 लाख का मिलता है। देखिए, अमूमन जो आपका टैक्स बेनिफिट रखा जाता है एटीसी के अंतर्गत, जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, एटीसी के अंतर्गत उस साल जो आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा होता है, जैसे अभी हम लोग को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो जो टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा होता है वही पीपीएफ अकाउंट का मैक्सिमम अमाउंट भी होता है। तो 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मिनिमम 500 या 500 के मल्टीपल पर आप जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जमा कर सकते हैं 1.5 लाख एक साथ, लमसम भी आप जमा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पे 2 बातें और आपको ध्यान रखना है कि अब इस सब नई जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पीपीएफ अकाउंट भारत में ओपन नहीं कर सकते। तो नया अकाउंट एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है वो ओपन नहीं कर सकती। हां, अगर उन्होंने पहले कोई अकाउंट ओपन किया था तो वो 15 साल तक उसे मैच्योर कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं 15 साल तक अगर वो रखना चाहे। लेकिन नया पीपीएफ अकाउंट अब ओपन नहीं किया जाएगा। ठीक हो गई जितनी बात। पीपीएफ अकाउंट में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो है आपके लिए एक तरीके की सेविंग्स आप समझ सकते हैं, जो आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का एक तरीका का फायदा प्रोवाइड करता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसको हम कहते हैं। और पीपीएफ अकाउंट पर क्या कुछ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एनयूएफ पर हो ही गया है। 12 बार आप एक साल में जमा कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। और हाँ, 15 साल के बाद क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। 15 साल के बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और 5-5 साल के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5, इस तरह से 5-5 साल के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट
लिमिट नहीं है, तो आप कितनी बार भी एक्सटेंड करिए, लेकिन आप 5-5 साल के ब्लॉक में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वो अब देखिए, अब एक क्वेश्चन पर, 2 क्वेश्चन पर हम लोगों ने कम से कम 5-6 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। तो पीपीएफ अकाउंट पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हो सकता है सेम ये क्वेश्चन इस बार ना पूछ के कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए, उस पर भी मेरे आपसे डिस्कशन हो गया है। तो पीपीएफ पर ये 2 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रादर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया। क्लियर है इतनी बात? तो अब क्या था, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट इंडिकेटर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पर कैपिटा इनकम है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई जिसको कहते हैं। क्या होगा इसका दुरुस्त आंसर? दुरुस्त आंसर क्या होगा भैया? हाँ जी, तो क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का सही इंडेक्स इसमें से क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय। क्लियर है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जब आपकी इकोनॉमी बढ़ रही हो, जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, आपकी जीडीपी बढ़ रही हो, आपके देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, मनी सप्लाई बढ़ रही हो, ये सब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स है। तो जीडीपी, इन सबसे आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आपके नागरिकों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ रहा हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार आ रहा हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हो, तो उनको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एक क्वेश्चन बना हुआ था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन इंडेक्स है वह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या जिसको हम एसडीआई कहते हैं। यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है, एनुअली ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। डी ऑप्शन आप में से जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। What is the authorized share capital of NAFED as prescribed under the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act 2021? सेम सवाल पूछा गया था और पूछा यही गया था कि NABFID की पूंजी कितनी है। यही सवाल पूछा गया था कि NABFID की पूंजी कितनी है। तो NABFID आपको पता है 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। NABFID एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। NABFID का काम है भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करना, उसको फंड प्रोवाइड करना, उसको रीफाइनेंसिंग करना, उसके मार्केट को डेवलप करना, उसके बॉन्ड वगैरह मार्केट को डेवलप करना। तो NABFID की जो प्रारंभिक पूंजी है वो कितनी तय की गई है? आपको यह बताना है 10,000 करोड़ रुपए है, 1 लाख करोड़ रुपए है, या 50,000 करोड़ रुपए है, या 25,000 करोड़ रुपए है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में NABFID को स्टैब्लिश किया गया। NABFID की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक एक बात को याद करते चलिएगा, यह सवाल लास्ट ईयर पूछा गया है। अब हो सकता है NABFID से संबंधित कोई और भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए, तो मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनते रहिएगा। ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। NABFID खुद अपने अधिनियम से स्टैब्लिश किया गया है। NABFID एक्ट 2021 के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को यह डेवलप करता है। 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई है। तो आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ NABFID इज करेक्ट? अब अभी जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये NABFID की ओनरशिप और उसके कंट्रोल के बारे में बात की गई है। NABFID इज फुली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द आरबीआई। NABFID आरबीआई के द्वारा ओन भी किया जाता है और कंप्लीटली ऑपरेटेड भी है आरबीआई के द्वारा ही। NABFID एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है विद इक्वल ओनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट। NABFID एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत बनाया गया है जिसमें इक्वल ओनरशिप है प्राइवेट बैंक्स का भी और गवर्नमेंट का भी। या NABFID ओन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ज्वाइंटली, कॉमर्शियल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ज्वाइंटली ओन किया जाता है। या NABFID यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज इनिशियली होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट कैन लेटर हैव इट्स शेयर होल्डिंग रिड्यूस्ड टू 26। या जब शुरुआत की गई NABFID की, तो NABFID के सारे शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेंगे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फुली ओन किया जाएगा। लेकिन आगे चल के फेज्ड मैनर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक इसमें धीरे धीरे कम करके 26% तक किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से इसको करिएगा। आंसर करो भैया। NABFID पर भी 1-2 क्वेश्चन बने हुए हैं, आंसर करिए। NABFID के क्वेश्चंस मुझे जहां तक याद आ रहा है अक्टूबर में दोनों ही, मतलब आपके मॉर्निंग शिफ्ट और या आपके आफ्टरनून शिफ्ट, मतलब 2 शिफ्ट में ये उसी साल पूछे गए थे क्वेश्चन। क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोगों में से जिन्होंने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया है। तो इसमें जब शुरुआत में इसमें 100% ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके सारे स्टेक्स होल्ड करेगी, जिसे आगे चल के फेज्ड मैनर में 26% तक कम किया जाना है। ठीक हो गई जितनी बात। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल डिक्रीज द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी? अब देखिए क्वेश्चन मुझे क्या बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आने के पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन मुझे बताया गया था कि सर मनी मल्टीप्लायर पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं बता पाए थे बैंकर्स कि कौन सा क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर पर पूछा गया था। क्लियर है? और एनालिसिस के दौरान भी मनी मल्टीप्लायर पर मैंने डिस्कशन किया था। तो मनी मल्टीप्लायर पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। मनी मल्टीप्लायर आपको ये जो चैप्टर मिलता है भैया, ये आपको मिलता है मॉड्यूल बी में। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे मनी सप्लाई एंड
इन्फ्लेशन। तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि बैंक्स अपने बेस मनी से कितनी मुद्रा मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है, उसे हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद रखिएगा भैया, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। LRR का मतलब क्या होता है? LRR का मतलब होता है जो रिजर्व रेट है, यानी CRR, और SLR को हम क्या कहते हैं? LRR, लीगल रिजर्व रेशियो इसको कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है। तो आपको बताना है कौन सा फैक्टर है जो डिक्रीज करेगा मनी मल्टीप्लायर को एक इकोनॉमी। तो मनी मल्टीप्लायर इनमें से किस वजह से डिक्रीज होगा, कम होगा? अगर आप CRR को कम कर देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, या अगर आप करेंसी डिपॉजिट रेशियो को डिक्रीज कर देंगे तो कम हो जाएगा, या आप CRR को इंक्रीज कर देंगे तो कम हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर, या अगर आप बैंक क्रेडिट क्रिएशन को इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा। तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन ही बेसिकली मनी मल्टीप्लायर के रूप में देखा जाता है कि जो बेस मनी बैंक को मिली है उससे वो कितना मनी मल्टीप्लाई कर पा रहा है। तो अगर बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब बैंक मार्केट में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। बैंक ज्यादा पैसा डाल रहे हैं तो इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है। अब यहां फॉर्मूला देखो क्या कहा जा रहा है, 1/LRR। LRR का मतलब CRR SLR। तो अब अगर ये फॉर्मूले को हम ध्यान दें तो CRR और SLR यदि बढ़ेगा तो बैंकों का जो मनी मल्टीप्लायर है वो कम होगा, क्योंकि बैंकों को CRR SLR के रूप में ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए बैंक कम पैसा बाजार में डाल पाएंगे। इसलिए जब हम आंसर की तरफ जाएंगे तो इसमें आप में से जिन्होंने भी C आंसर किया है या सोचा है कि जब CRR बढ़ जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त सोचा है भैया। इसकी जगह हो सकता है ऑप्शन में आपको एग्जाम में SLR मिल जाए, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में हो सकता है आपको वहां पर SLR मिल जाए। ठीक हो गई जितनी बात। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर अलाउड फॉर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द NBFC D एज पर RBI गाइडलाइन। अब देखिए भैया NBFC पर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, NBFC नाम से जो आपको चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा मॉड्यूल C के अंतर्गत। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था मॉड्यूल B से। ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था? ये पूछा गया था मॉड्यूल B से। मैं आपको बताता चलूं ताकि आपको ये भी याद रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सवाल कहां कहां से पूछा जा रहा है। तो PPF वगैरह है, ये पेंशन फंड से प्रोडक्ट बना है, मतलब ये पेंशन फंड में जो आपका टॉपिक है उससे है। तो ये क्वेश्चन मॉड्यूल D से है आपका, ये प्रश्न मॉड्यूल D से है। PPF अकाउंट ये भी वही चैप्टर है, तो ये भी किससे है? आपका मॉड्यूल D से ही है। तो ये दो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल D से। मॉड्यूल D ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होती है। इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो मेजर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आप एक चैप्टर पढ़ेंगे मॉड्यूल A में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वहीं पर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है मॉड्यूल A से। ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल A से क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, NABFID। अब देखिए NABFID 2-3 टॉपिक में डिस्कस किया गया है। एक तो डिस्कस किया गया है आपका जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी डेवलप किया गया है, मतलब डिफाइन किया गया है, लिखा गया है इसको। मॉड्यूल C का ही टॉपिक है। फिर उसके बाद मॉड्यूल C में ही सबसे लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म रहे हैं, और जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म है उनमें भी क्वेश्चन एक बना हुआ है, तो इसको हम मॉड्यूल C में रखेंगे। ये जो टॉपिक पूछा गया ये कहां से पूछा गया? ये भी मॉड्यूल C से पूछा गया है। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म रहा, इकोनॉमिक सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर का डेवलपमेंट कैसा रहा है, उसमें भी NABFID की चर्चा हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्या है NABFID के बारे में, तो उसी टॉपिक से है, तो इस पर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका टॉपिक पूछा जा रहा है मनी मल्टीप्लायर, ये जो पूछा गया मॉड्यूल B से, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये किससे पूछा गया है? मॉड्यूल B से। अब आते हैं NBFC मॉड्यूल C में आपको टॉपिक दिखाई देगा। NBFC भैया छोटा सा टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब जो क्वेश्चन एक बना है वो तो मैं आपको यहां पर रख दे रहा हूं, पूछ दे रहा हूं। आपको NBFC में क्या तैयार और करके जाना है? NBFC में एक तो आप NBFC के क्लासिफिकेशन को तैयार कर लीजिएगा, और जो नया वाली क्लासिफिकेशन है स्केल्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसको भी आप देख लीजिएगा NBFC। दूसरा NBFC रजिस्टर्ड किससे होते हैं ये आपको देखना है, और NBFC में क्या नाम है जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs है उनके लिए क्या गाइडलाइंस है वो आपको देखकर जाना है। तो जो NBFC है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है मॉड्यूल C से, और मैक्सिमम टेन्योर कितना है, जो NBFC डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं वो कितने मैक्सिमम टेन्योर तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो NBFC आपके कहां पर लिखा गया है? मॉड्यूल C का ये क्वेश्चन है। तो कितना ले सकती हैं? 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए। NBFC D जहां पर लिखा है इसका मतलब है NBFC डिपॉजिट टेकिंग NBFCs है, ऐसी NBFCs जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। और जितनी भी NBFCs डिपॉजिट टेकिंग होती हैं उनको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी NBFCs RBI से रजिस्टर्ड होती हैं, RBI अधिनियम 1934 के सेक्शन 45IA के अंतर्गत। तो कहां पर इनको आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा? सेक्शन 45IA। क्लियर है?
किसका है ये? ऑफ आरबीआई एक्ट। कहां पर है ये लिखा हुआ? आरबीआई एक्ट 1934 में। तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मिनिमम 12 महीने का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं और मैक्सिमम 60 महीने तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। मिनिमम 12 महीना, मैक्सिमम 60 महीना। 60 महीने का मतलब हो गया 5 साल। क्लियर है? तो इस बार, पिछली बार मैक्सिमम पूछा गया, तो हो सकता है इस बार मिनिमम पूछ लिया जाए। तो मिनिमम 12 महीना है, मैक्सिमम हो गया आपका क्या नाम है? 5 साल यानी 60 महीने। हो सकता है ईयर न लिख के मंथ पूछा जाए, तो आपका ए ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हाट इज द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट फॉर एन एनबीएफसी डी टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट? जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है, अगर वो पब्लिक डिपॉजिट ले रही है, तो उनका मिनिमम एक रेटिंग होना जरूरी है सेबी से, किसी रजिस्टर्ड एक रेटिंग एजेंसी से। तो मिनिमम क्या रेटिंग होनी चाहिए? ट्रिपल ए की रेटिंग होनी चाहिए, क्रिसिल से, केवल क्रिसिल से ट्रिपल ए की रेटिंग आनी चाहिए, या ट्रिपल बी या उससे अबव रेटिंग होनी चाहिए सेबी रजिस्टर्ड किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, या उसके पास एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सेबी से जो रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उससे एक इन्वेस्टमेंट जो है ग्रेड रेटिंग उसके पास होनी चाहिए, या कोई रेटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए 15% से ज्यादा ना, 15% तक की उसके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR होना चाहिए। आंसर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 पर आंसर की तरफ बढ़े हम लोग। क्लियर है? चलिए, यहां पर जो दुरुस्त आंसर होगा वो सी आंसर होगा, इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग होनी चाहिए। व्हेन द आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द ओपन मार्केट, व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी? ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको मॉनेटरी पॉलिसी में मिलेगा, और मॉनेटरी पॉलिसी तो एनबीएफसी वाला जो टॉपिक था भैया, ये कहां मैंने लिखा हुआ है ना, शायद इसका मॉड्यूल सी से है। ये भी एनबीएफसी, वैसे पिछला वाला क्वेश्चन भी उसी से था, तो मॉड्यूल सी से ये था। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर ओपन मार्केट ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन बने हुए थे। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन से आपके सामने यहां पर रखा हुआ है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको मॉनेटरी पॉलिसी और उसके टूल्स में मिलने वाला है। मॉड्यूल बी में आपको ये टॉपिक दिखाई देगा। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूल बी से, तो देखिए हर मॉड्यूल को लगभग लगभग कवर किया जाता है। तो आपको बताना है कि अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत या ओपन मार्केट से परचेज करेगी, तो क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पर? अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रही है, लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम डिक्रीज, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, या लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम इंक्रीज, या लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम के पास बढ़ जाएगी, या मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगी यानी मनी सप्लाई सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी, या इंटरेस्ट रेट राइज, या जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाएगा। क्या होगा दुरुस्त आंसर? इस पर आंसर करिए। दुरुस्त आंसर क्या होगा भैया? इस पर आंसर करिए। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार जो है आरबीआई खरीद रही है मार्केट से, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करे, तो ध्यान से समझना। चलिए, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगी, तो आरबीआई परचेज करेगी, और जो परचेज करेगा वो पे करेगा। यानी जब आरबीआई परचेज करेगी तो आरबीआई पे करेगी, यानी पैसा आरबीआई से निकल के मार्केट में आएगा, यानी बाजार के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर इसका विपरीत होता, आरबीआई अगर इसको खरीदने की बजाय बेच रही होती, तो जो खरीदेगा वो आरबीआई को पेमेंट करेगा, यानी मार्केट से पैसा खींचकर आरबीआई के पास पहुंचेगा, यानी लिक्विडिटी बाजार में कम होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर लिक्विडिटी बेची जा रही है आरबीआई के द्वारा, तो लिक्विडिटी कम होगी, और अगर आरबीआई के द्वारा उसको खरीदा जा रहा है तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी। आप में से जिन्होंने भी इस पर बी आंसर किया वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। एसी शाह कमेटी के बारे में भैया पूछा गया है। क्लियर है? एसी शाह कमेटी क्लियरली पूछा गया था कि एसी शाह, सवाल यह था कि एसी शाह कमेटी इनमें से किस फील्ड के लिए बनाई गई है। तो एसी शाह कमेटी के बारे में पूछा गया था। कमेटी 2 पूछी गई थी। एक कमेटी मैं ढूंढूंगा, एक कमेटी और पूछी गई थी, मैं जब कल आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा, कल या परसों, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर वाले पर मैं 1-2 क्लासेस आपकी और लेकर आऊंगा, तो एक कमेटी वो मैं और ढूंढ के लाऊंगा। कोई एक कमेटी मुझे आधार की और पूछी गई थी, एसी शाह कमेटी पूछी गई थी। एसी शाह कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई प्राइमरली टू रिव्यू विच एरिया ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। एसी शाह कमेटी भैया इनमें से किसके लिए आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी? कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए बनाई गई थी, या डिजिटल लेंडिंग एंड फिनटेक रेगुलेशन के लिए, या फाइनेंशियल इंक्लूजन एसएसजी बैंक लिंकेज के लिए, या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड देयर गवर्नेंस, या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और उनके गवर्नेंस के लिए बनाई गई थी? क्या होगा दुरुस्त आंसर? दुरुस्त आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 पर? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं, अगर कमेटी याद है, फील्ड याद है तो आंसर हो पाएगा, नहीं याद है तो नहीं पाएगा। असल में ये कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बनाई गई थी, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उनके गवर्नेंस के लिए बनाई गई, तो डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आने के पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन हमारे मित्रों के लिए है जो अभी टारगेट कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को, मतलब वो नेक्स्ट फेज में एग्जामिनेशन देने वाले हैं लेकिन अभी वो तैयारी को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी वो इन बैचेस को बहुत कम प्राइस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन पर अभी आपको 60% तक का दिवाली में ऑफ दिया जा रहा है। ये ऑफ आपको मिलेगा हमारे सारे ही महापैक्स पर, जेआईबी के सारे ही लाइव बैचेस पर। ऑफर की जो लास्ट डेट है 27 है। क्लियर है? कौन कौन से बैचेस अभी आपके लिए? तो जो बिल्कुल न्यू बैच है वो जेआईबी क्रैश कोर्स है, ये कंप्लीट थ्योरी बैच है, और आप में से जिन्होंने भी क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब किया है, आप में क्लासेस इसकी चल रही हैं। आपके एग्जाम के पहले हम आपको पूरी थ्योरी इत्मीनान से पढ़ा के उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और ताकि आप अपनी पूरी थ्योरी एग्जाम के पहले कंप्लीट कर सके, तो इस पर भी आपको 60% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब इंडियाज पंचामृत अनाउंस टू कोप 26 इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी। अब देखिए क्या है भैया एसडीजी। अब आपको ये जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप एक मॉड्यूल ए में टॉपिक देखेंगे क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसी नाम से टॉपिक है, मॉड्यूल बी के अंतर्गत, मॉड्यूल ए के अंतर्गत है। क्लियर? तो मॉड्यूल ए जो पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए के अंतर्गत आप देखेंगे इस टॉपिक को। इसी टॉपिक में एसडीजी की चर्चा की गई, जो यूएनओ ने 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अनाउंस किया था, उनमें से है पंचामृत पर एक सवाल पूछा गया था। और जब मैं अपना क्या नाम है मैराथन क्लासेस ले रहा था पिछले एग्जामिनेशन के लिए, अक्टूबर वाले में भी, तो बार बार ये बता रहा था कि भैया पंचामृत को, एसडीजी को रट कर जाइएगा, ये सवाल पूछा जाएगा, और पूछा गया। तो पंचामृत है क्या? पंचामृत भारत सरकार ने कोप 26 में एक 5 कमिटमेंट लिए थे। क्लियर है? कि हमारे ये 5 कमिटमेंट हैं, हम इनको इन टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरा करने वाले हैं। तो अब ये जो पंचामृत यानी जो 5 कमिटमेंट लिए गए हैं, वो बेसिकली कौन से गोल के लिए लिए गए थे? एसडीजी 7वें नंबर के गोल के लिए लिए गए थे, जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, या 9वें नंबर के गोल के लिए लिया गया था, जो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, या 13वें नंबर के गोल के लिए लिया गया था, जो क्लाइमेट एक्शन है, या 15th नंबर का जो गोल था एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, उसके लाइफ एंड लैंड है, उसके लिए लिया गया था। ये किसके लिए लिया गया था? मैं आपको क्लू दे दूं, और भारत ने इस पर प्रदर्शन भी बहुत जबरदस्त किया है। आंसर करिए। और उस गोल को आप याद भी रखिएगा, हो सकता है इस तरह सवाल ना पूछ के इस तरह से सवाल पूछा जाए कि क्लाइमेट एक्शन कौन से नंबर का गोल है, तो 13वें नंबर का गोल है, और 13वें नंबर यानी क्लाइमेट एक्शन के लिए ही पंचामृत लिया गया था। ठीक है? तो ये तो पंचामृत लिया गया। पंचामृत पर एक और सवाल देख लेते हैं। अब ये भी उसी टॉपिक से है, यानी ये जो क्वेश्चन बना था भैया, ये आपका बना था मॉड्यूल ए से। मॉड्यूल ए से ये क्वेश्चन बना था, और मॉड्यूल ए में कौन सा टॉपिक है? क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये बना था। उसी से बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज पंचामृत, व्हाट इज द टारगेट फॉर ईयर अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन। भारत ने अपने पंचामृत में जो पहला टारगेट लिया है, वो वास्तव में नेट जीरो कार्बन एमिशन का लिया है। तो ये जो टारगेट है भारत सरकार का नेट जीरो कार्बन एमिशन का, ये कौन से वर्ष तक के लिए? 2040 तक हम इसको अचीव करेंगे, 2050 तक, या 70 तक, या 2080 तक? कब हमें इसको अचीव करना है? ठीक है? तो आंसर करिए भैया, नेट जीरो कार्बन एमिशन को कब हमें अचीव करना है। मैंने पंचामृत पर एक दो क्वेश्चन और रखे हुए हैं, क्योंकि पंचामृत आपसे पूछा जा सकता है। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का हमारा टारगेट क्या है? कौन सा है? 2040, 50, 70 या 80? क्या होगा दुरुस्त आंसर? नेट जीरो कार्बन एमिशन भारत का क्या टारगेट है? आगे बढ़े भैया। 2070 ये वाला टारगेट तो आपको याद रखना है। 2070 तक हमारा टारगेट है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेंगे। तो सी ऑप्शन इस पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एज पार्ट ऑफ पंचामृत, इंडियाज एम टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय व्हाट परसेंटेज बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा भैया, ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसकी रेंज भी याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाएगा कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब तक अचीव करना है। तो 2015 में इसको लाया गया, 2016 से इसकी शुरुआत की गई, 2016 से 2030, यानी 15 साल का टाइम स्पेन रखा गया है। 2030 में इसे पूरा कर लेना है। भारत के जो पंचामृत में 4 लक्ष्य हैं, वो भी 2030 तक है। केवल एक लक्ष्य है जो 2070 का है, वो है नेट जीरो कार्बन एमिशन का। बाकी जो 4 लक्ष्य है, पंचामृत में 5 कमिटमेंट है, जिनमें एक कमिटमेंट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का 2070, बाकी सारे कमिटमेंट 2030 तक ही है। क्लियर? मतलब 30 तक हमें वो अचीव कर लेना है। तो आपको बताना है कि पंचामृत के अंतर्गत इंडिया को कितनी कार्बन इंटेंसिटी कम कर देनी है 2030 तक 2005 की तुलना में। भारत के अंदर 35%, 40%, या 45%, या 50%। अपनी इकोनॉमी से कार्बन इंटेंसिटी को भारत ने पंचामृत के अंतर्गत 5 कमिटमेंट के अंतर्गत कौन से 2030 तक कितने परसेंट कम करने का लक्ष्य रखा हुआ है? क्या होगा इस पर दुरुस्त आंसर भैया? क्या होगा इस पर दुरुस्त आंसर? आंसर करते चलिए।
चलिए, दुरुस्त आंसर होगा इसमें 45%। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी मॉड्यूल से, उसी टॉपिक से लिया गया, तो मॉड्यूल भी वही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट व्हाट डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन इकोनॉमी। क्लासिकल थ्योरी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया, अल्फ्रेड मार्शल, पिग्यू और इन सब ने क्लासिकल थ्योरी को प्रेजेंट किया था। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से ये क्वेश्चन बना है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट मॉड्यूल बी के अंतर्गत है भैया। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपको कहां पढ़ने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको मॉड्यूल बी। और थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से 2023 में एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन 2024 में दोनों ही साइकिल में, 2024 के मई जून वाले साइकिल में भी, अक्टूबर नवंबर वाले साइकिल में भी, और अभी जो आपका मई 2025 में पेपर हुआ उसमें भी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत जो है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत आपको बताना कौन डिफाइन करता है, कैसे तय होता है। सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी इस आधार पर तय होगा, या सप्लाई एंड डिमांड फॉर सेविंग के आधार पर तय होता है, या आरबीआई के पॉलिसी रेट से तय होता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से तय होगा। क्या होगा दुरुस्त आंसर। इसके अलावा एक और थ्योरी वहां पर आप पढ़ते हैं, जो जॉन मेन्यार्ड कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो हो सकता है खाली इतना ही पूछा जाए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसकी दी हुई है, तो जॉन मेन्यार्ड कीन्स की है। तीन वहां पर आप थ्योरी पढ़ते हैं, एक पढ़ते क्लासिकल थ्योरी, पिग्यू का है, अल्फ्रेड मार्शल का, इन सब ने दिया था। उसके बाद दूसरी थ्योरी है जॉन मेन्यार्ड कीन्स की, जिसको हम कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बोलते हैं। और तीसरी है क्या नाम है, हिग्स हैंसन सिंथेसिस, है ना, वो भी इसमें आप पढ़ते हैं। हिग्स हैंसन सिंथेसिस को भी पढ़ा जाता है। तो हो सकता है इतना भी सवाल पूछा जा सकता है कि दोनों को कंबाइन किसने किया था, क्लासिकल थ्योरी को और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को ही कंबाइन किया था हिग्स हैंसन सिंथेसिस में। तो इसका जो दुरुस्त आंसर होगा भैया कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है वो सप्लाई ऑफ सेविंग और डिमांड ऑफ सेविंग के आधार पर, जबकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहती है कि नहीं, इस पे नहीं, बल्कि सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी पर होता है। तो अगर ऊपर वाला देखेंगे तो कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, और जो बी है वो आपका क्या नाम है, क्लासिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द गवर्नमेंट हैज अ लार्ज कैश सरप्लस ड्यू टू एक्सेस टैक्स रिसीव्ड, RBI issue MSS securities worth Rs 10,000 crore. Which of the following outcomes is expected? MSS पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये आप मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। 2004 में एमएसएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्या है क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज अ लार्ज कैश सरप्लस ड्यू टू एक्सेस टैक्स रिसीव्ड। गवर्नमेंट के पास क्या है, बहुत ज्यादा टैक्स कैश एक्सेस है, कैश सरप्लस है, क्योंकि एक्सेसिव टैक्स रिसीव हुआ था। तो आरबीआई अगर इशू करती है एमएसएस सिक्योरिटीज वर्थ Rs 10,000, आरबीआई ने इशू किया मार्केट के अंदर एमएसएस जो है एक्टिविटी के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी जारी की, आपको बताना है इसका क्या आउटकम एक्सपेक्टेड होगा। यानी एमएसएस, देखिए एमएसएस क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, पैसा ज्यादा आ गया है, तो फिर वो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है, जिससे लिक्विडिटी को कम करने में मदद मिलती है। तो इससे क्या होगा भैया, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा, या एक्सेसिव लिक्विडिटी, जो एक्सेस लिक्विडिटी उसका एब्जॉर्प्शन होगा, या कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी पे, या ऑटोमेटिक रिडक्शन इन गवर्नमेंट डेट, या गवर्नमेंट के डेट में ऑटोमेटिक रिडक्शन या कमी आएगी। तो यहां पर जो दुरुस्त आंसर होगा भैया वो बी आंसर होगा, एक्सेस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो अक्टूबर नवंबर में पूछे गए थे आपसे, क्लियर है। और अभी मैं आपसे अभी अक्टूबर नवंबर वाले क्वेश्चंस और भी डिस्कस करूंगा, उस पर मेरी अभी आपसे एक दो और मुलाकातें होंगी, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी और भी डिस्कस किए जाएंगे। विदा लेने के पहले मैं आपको फिर से ही बता दूं कि जितने भी बैचेस मैंने आपको पीछे बताए, क्रैश कोर्स वगैरह, वो सब आपके महापैक में ऑलरेडी एडेड है। यानी अगर आप महापैक लेंगे तो वो बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। महापैक पर भी आपको 27 तारीख तक 60% तक का डिस्काउंट जो है आपको ऑफर किया जा रहा है। इनके अलावा अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो ग्रेड बी के लिए फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए समर्थ आरबीआई बैच है, इस पर भी आपको 60% तक का डिस्काउंट मिला है। कोई सिंगल सब्जेक्ट अगर आपका रुक गया तो आप सिंगल सब्जेक्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इस चैनल में भी जुड़ जाइए, मतलब इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइए, और आप चाहे तो इस जो है चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें जिसपे आप ये क्लास देख रहे हैं, क्योंकि अभी इस पर एग्जाम के एक हफ्ते पहले मैं मैराथन क्लासेस जबरदस्त शुरू करने वाला हूँ। मॉड्यूल वाइज मैराथन करेंगे, फाइनल मैराथन करेंगे, खूब सारे मैराथन में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप ईमानदारी से सारी क्लासेस देख रहे हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा एग्जामिनेशन में। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं, नेक्स्ट मुलाकात में मैं अभी अक्टूबर नवंबर के और भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर के। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, थैंक्स अ लॉट।